अगर गुरु राहु के साथ केंद्र में बैठे हैं दशम स्थान में, तो थोड़े बहुत छीट-फूट घटनाओं के साथ व्यक्ति का कारोबार और उसके पति के साथ उसके संबंध ठीक रहेंगे। इनका नाम वैशाली है और ये कुंडली आई है हापुड़ उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनका जन्म जो हुआ है उसमें चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र के बैठे हैं और 16 डिग्री 49 कला के रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख, घर में थोड़े से कलह, माता को कष्ट, मानसिक अव्यवस्था और इन 4-5 चीज़ों में गड़बड़ी देते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त उनको फायदा इसमें होता है कि ये व्यक्ति सुखी होता है, धनी, अभिमानी और चिंतनशील, प्रक्रियाओं को समझने वाला, बहुत ही बुद्धिमान, तेजस्वी और सुंदर बुद्धि का होता है। अपने जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों को वो आरंभ से झेल लेता है, अंतिम में जाकर के उसको झेलने में थोड़ी दिक्कत होती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का जो प्रभाव होता है वो मातृसत्तात्मक ज़्यादा होता है, या मातृपक्ष से इनको थोड़ा बहुत कष्ट होने के बाद में चल करके चीज़ें ठीक होती हैं। घर जो है वो माता ही हैं, हमारी माताएं हमारे वास का स्थान होती हैं, जहाँ हम निवास करते हैं। हमारा सर जहाँ पूर्णतया सुरक्षित होता है वो माता का कोमल आंचल होता है। तो कहने का अर्थ है कि इनकी कुंडली में आपने देखा चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि के अपने उच्च की राशि में, पर कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और अमावस्या के चंद्रमा पापक होते हैं। इसके कारण जब कभी भी जातक के जीवन में शनि, मंगल, राहु, केतु की दशाएं चलेंगी तो जातक को परेशानी होगी। इन्होंने एक बात लिखी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इन्होंने लिखा कि पंडित जी आरंभ में तो सब कुछ अच्छा था, ये अभी सीए कर रही हैं, और इन्होंने कहा कि आरंभ में बहुत अच्छे से मेरा जीवन बीता, पर अभी इधर कुछ दिनों से बड़ा कष्ट हो रहा है। तो जब इनके प्रश्न मैंने ये पढ़े तो मैंने इनकी कुंडली की दशा देखी, तो इनको चल रही है राहु की दशा, और वो राहु अब इनकी कुंडली में एंड में है। तो अंतिम चरण में राहु कष्ट देते हैं और वो इतना कष्ट देने लगते हैं कि मन एकदम बिल्कुल विक्षिप्त सा हो जाता है। और यही नहीं, वो कई बार घर में इतना कलह भी मचा देते हैं बेवजह का, कोई है नहीं। परेशानी सिर्फ यही है कि लोगों में आपस में प्रेम नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके मिलाप नहीं कर रहे हैं। अगर ये होने लगेगा तो जन्म कुंडली का सुख। इनकी कुंडली में बुद्धि भाव बहुत बलवान बैठा है, पर यहीं पे अमावस्या दोष भी लगा है, इसके कारण कई बार परेशानी होती है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। अब आगे मैं इनकी कुंडली में सबसे पहले आपको इनके पंचांग से परिचय करा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है। उत्तरायण में जन्म होने से सूर्य कमजोर नहीं बलवान हो जाते हैं, चंद्रमा बलवान हो जाते हैं। चंद्रमा बलवान नहीं होते, चंद्रमा दक्षिणायन में बलवान होते हैं, और मंगल कमजोर हो जाते हैं। दक्षिणायन में मंगल बलवान होते हैं। बुध उत्तरायण में बलवान हो जाते हैं। गुरु उत्तरायण में बलवान हो जाते हैं। शुक्र उत्तरायण में बलवान हो जाते हैं। शनि उत्तरायण में कमजोर हो जाते हैं। राहु और केतु भी उत्तरायण में कमजोर हो जाते हैं। मतलब इनकी कुंडली का लग्नेश कौन है जो सदैव ही इनके लिए शुभ ग्रह का परिणाम करेगा, वही ग्रह उत्तरायण में होने के कारण इनके जीवन में कई बार परिणाम को कमजोर करने का कारण बन सकता है। इनकी कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति होकर के शश योग लगा रहे हैं और इस भाव से 4 घर आगे अंधेरा है। इस कारण से पैतृक संपत्ति में विवाद तो नहीं होगी, व्यक्ति गंभीर होगा, आलोचनाओं से घिरा हुआ नहीं रहेगा, कभी भी उसकी कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी कभी भी समाज में। और एक बात और भी होगी कि यहाँ पे सूर्य चंद्रमा के संग बैठे हैं, गुरु शनि को देख रहे हैं, गुरु मंगल को देख रहे हैं, द्वितीय भाव बलवान है, द्वितीय भाव का सुख भाव भी ठीक है। अगर यहाँ चंद्रमा और सूर्य एक साथ नहीं बैठे होते तो शनि को और भी बल मिलता। शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव की वृद्धि कर रहा है। सप्तमेश उच्च के हैं पर अमावस्या दोष में है, इस वजह से विवाह मिला करके करना चाहिए। चतुर्थ स्थान में मंगल हैं पर गुरु केंद्र में है, मंगल दोष लगेगा लेकिन गुरु के होने के कारण कमजोर लगेगा। नवांश कुंडली में मिथुन राशि का नवांश बना है, जो यहाँ के षष्ठे होते हैं शुक्र और चंद्रमा एक साथ। मंगल जन्म कुंडली में यहाँ भी वर्गोत्तम हो रहे हैं, यहाँ भी इसी भाव में, यहाँ भी इसी भाव में, भाव से ग्रह वर्गोत्तम होता है।
शनि यहाँ भी केंद्र में है, यहाँ पे जन्म कुंडली में स्वग्रहित है, यहाँ पे वो कमजोर हो रहे हैं। और वस्तुतः चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव इनके दाम्पत्य को ठीक रखेगा। मतलब दो शुभ ग्रह कम से कम केंद्र में बैठे हैं और गुरु नीच के हो रहे हैं, जिसके कारण पति की जो व्यवहारिकता होती है वो कभी कभी चिंतित करने वाली होती है, या कई बार वो पूजा पाठ ही नहीं होता, प्रैक्टिकल मानसिकता का होता है, तार्किक होता है, वो तार्किक धार्मिक होगा, धर्म में विश्वास रखेगा पर तर्क करके करेगा। यहां सूर्य बैठे हैं जो व्यक्ति को साहसी बनाएंगे, और ससुर का सुख व्यक्ति के जीवन का बहुत अच्छा सुख होगा। चतुर्थ स्थान में जो अधिपति बने हैं, चतुर्थ स्थान के बुध, वो जाकर के नवम भाव में बैठे हैं, नीचाभिलाषी, शनि नीचाभिलाषी। ये शनि और बुध जो जन्म कुंडली में, बुध का भाग्य भाव में जाना, सूर्य से दृष्ट होना, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में 12वें भाव पे है, गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव पे होगा। इस वजह से संतुलन बनाने की कोशिश गुरु जरूर करेंगे। और इसी गुरु की दशा में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अभी 5-7 दिन पहले मैंने बताई थी ना वो बात अपने गुरुजी के बारे में, कि मैं गया था तो वहाँ एक लड़का आया था, उसकी कुंडली वो देख रहे थे, मुझसे ही देखने को कहा। तो मैंने कहा कि गुरुजी वृषभ लग्न की कुंडली है, गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं, पर लड़का अव्यवस्थित है और जिद्दी भी है और बड़ों का सम्मान नहीं करता है। तो मैंने ये बात कही तो उन्होंने, गुरुजी ने भी बात कही कि हाँ बिल्कुल बात तो सही है, पर दशा किसकी चल रही है? मैंने कहा गुरुजी गुरु की ही दशा चल रही है। ना फिर भी ठीक है, गुरुजी ने बात कही, फिर भी ठीक है, गुरु कमजोर नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। तो मुझे एक चीज वहां से सीखने को मिल गई कि अगर शुभ ग्रह एक्टिव है आपकी कुंडली में दशा में, चाहे वो किसी भी तरीके से कमजोर हो करके बैठा हो, और मैंने भी ये बात बहुत पहले कही है कार्यक्रम में, फिर भी वो शुभता दे ही देता है। आप लोग ये बात बहुत पहले मैंने एक बात बताई है कि अब तो पता नहीं थंबनेल क्या था उस कार्यक्रम का, पर ये बात मैंने कही थी कि अगर गुरु चाहे कितने ही खराब भाव के अधिपति हों, अगर दशा में एक्टिव होंगे तो पुत्र भी देंगे। गुरुजी की बात बोल रहा हूँ, पुत्र भी देंगे, पढ़ाई भी देंगे, और विवाह भी देंगे, और सुख भी देंगे। ये चाहे कितने ही खराब, इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते, पर 12वें और तीसरे भाव के अधिपति के, मैंने उस कार्यक्रम में ये बात बताई थी जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, कि 12वें और तीसरे के अधिपति होने के साथ भी केंद्र में बैठे हैं शत्रु के घर में, और इस भाव के अधिपति को देख रहे हैं। इस कुंडली का छठा भाव जन्म कुंडली में बहुत बलवान होकर के बैठा है, गुरु की दृष्टि है जो 12वें भाव के अधिपति होकर के छठवें भाव को देख रहे हैं। इस कारण से गाहे बगाहे इस व्यक्ति के जीवन के साहस का बल बहुत अच्छा है, उसका ज्ञान पक्ष बहुत ही उच्च कोटि का है। वो अभिमानी तो है ही, पर स्वाभिमानी भी है, और बहुत ही सुंदर नेचर का है, बहुत सुंदर, और सुंदर है भी। लग्न में और द्वितीय में शनि जातक की सुंदरता छीनने का काम करते हैं। लग्न में सूर्य व्यक्ति को तेजमय बनाते हैं, केंद्र में गुरु समस्त प्रकार के दोषों का समन करने वाले होते हैं। केंद्र में जन्म कुंडली में चतुर्थेश बैठे हैं, चल अचल संपत्ति और मंगल केतु के प्रभाव में है। माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, माता पक्ष से कभी कभी परेशानी रहेगी, पर मामा मामी मौसा मौसी का सुख व्यक्ति को मिलता रहेगा। और अगर ये कुंडली नौकरी करे या व्यवसाय करे, पर जो भी करे ये धन से और धन से संबंधित कोई भी कारोबार करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि धन भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, और मंगल और शनि का जो है वो संबंध बन रहा है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली में मंगल पे है। शनि अपनी राशि के, मंगल अपनी राशि के, शनि ने मंगल को देखा है, और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे सुख के कारक गुरु की दृष्टि है। मैंने एक कार्यक्रम में ये बात कही थी, आप लोग कार्यक्रम मेरा देखते नहीं है, पर बात मैंने कही थी कि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे शनि और मंगल का एक साथ एकजुट संबंध हो जाता है, और चतुर्थ भाव के कारक गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ जाती है, यहां भी पड़ रही है, तो व्यक्ति एक से अधिक संपत्ति का मालिक होता है। मतलब उसके पास गहने, जवाहरात, उपहार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो अपने माता से थोड़ा दुखी हो सकता है, घर में कलह होता है, मानसिक व्यग्रता होती है, इस वजह से अपने कुल देवता की पूजा बहुत मन लगा करके करिए। जब भी उनकी पूजा की जाती हो, पूर्णतया पूर्ण दृष्टि के साथ अपने कुल देवता की उपासना करें, और उनकी आराधना प्रत्येक दिन करें, और उनके नाम पे दीप दान करें। गुरु राहु के संग हैं, किसी भी जातिका की कुंडली के लिए गुरु पापक हो जाएं, या गुरु अगर शत्रु के घर में बैठ जाएं, तो उसका पति शत्रुवत व्यवहार करने वाला कई बार होता है। मतलब आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। हालांकि अगर गुरु राहु के साथ केंद्र में बैठे हैं दशम स्थान में, तो थोड़े बहुत छीट-फूट घटनाओं के साथ व्यक्ति का कारोबार और उसके पति के साथ उसके संबंध ठीक रहेंगे, और वो किसी भी विषम परिस्थिति को
कभी भी अपने मन को व्यग्र करता हुआ ना ढूंढे उसका समाधान, बिल्कुल अगर दत्तचित्त होकर के, बिल्कुल शांत होकर के, क्योंकि ये कुंडली लड़ाई करके, झगड़े करके, परेशान होकर के अपना हल कभी ढूंढ नहीं सकती है। यहाँ पे पापग्रह नहीं बैठे हैं, ये भाव खाली है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल ही पेशेंस के साथ एकदम धैर्य रख करके अगर जो भी काम करना चाहे तो उसमें व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। शुक्र और बुध जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो बैंकिंग, फाइनेंस और सीए वगैरह का काम ये व्यक्ति आसानी से कर सकता है। टैक्स कलेक्शन का काम कर सकता है, टैक्स को जो सेटलमेंट होता है उस तरीके का काम व्यक्ति कर सकता है। इसके साथ साथ इनकी कुंडली में नौकरी के योग थोड़े कमजोर हैं, व्यापार के योग ज़्यादा हैं और प्राइवेट नौकरी के योग ज़्यादा हैं। इनका जन्म वैश्य वर्ण और मनुष्य गण में हुआ है, इस वजह से जातक सदैव ही संतुलन बनाने में माहिर होगा। ये इनके विवाह के बाद भी जो स्थिति होगी वो चाहे कितनी ही हाथ से बेहाथ होने लगे पर फिर भी ये अपनी आखिरी कोशिश कभी भी छोड़ता नहीं है और सदैव ही जातक पकड़ करके रखने वाला होता है। सबके साथ गंभीरता से, पूरी गंभीरता से अपनी स्थिति को समझने में अपनी पूरी कोशिश करता है। गंभीर क्षेत्र से मोटे धन का आवागमन होता है इनके जीवन में, मोटे काम करके धन कमा सकते हैं, जैसे बिल्डिंग का काम हो जाए, टैक्स कलेक्शन का काम हो जाए, उसके बाद अपनी ऑफिस बनानी हो वो हो जाए। इसके साथ साथ व्यक्ति जो है वो बोल करके कुछ भी धन कमा सकता है, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से कुछ भी धन कमा सकता है। एकमात्र कमजोरी इस कुंडली में यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के बैठने से हो रही है, जिसके कारण व्यक्ति का रिकॉग्निशन, उसके मेहनत के बाद उसका परिणाम, प्रेम लोगों से और जो प्रतिफल होता है कुछ भी मेहनत करने के बाद वो थोड़ा कम सा मिलता है या कमज़ोर मिलता है, या इसको देर से भी मिलता है, ये भी कह सकते हैं। 12वें भाव के अधिपति शत्रु के घर में बैठे हैं और इस भाव के अधिपति मित्र के संग बैठे हैं, मतलब मैं इसे कमज़ोर नहीं कहूँगा। पर 10वें भाव के अधिपति का 6वें भाव में जाना कारोबार में और जीवन में थोड़े बहुत व्यय की स्थितियाँ बनी रहती हैं। दशमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में शत्रु के संग, शत्रु की राशि में बैठे हैं, लेकिन वहीं पे बैठे हैं, वहाँ पे शनि का बल बढ़ेगा तो अपना कारोबार यहाँ भी एक्टिव हो रहा है और वैसे व्यक्ति जरूर कुछ न कुछ रोज दिन कमा लेगा। बुध यहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली के पंचमेश होकर के और यहाँ पे जन्म कुंडली में बैठे हैं पंचम के सूर्य, पंचम के चंद्रमा बहुत अच्छे और पंचमेश जाकर के 9वें भाव में। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन को कई बार भाग्य का सुख और अपने कॉन्सेप्चुअल माइंड के साथ व्यक्ति अग्रसर होता है और आगे बढ़ता है। वो परिस्थितियों को समझने में बहुत माहिर होता है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना उसके हक में बड़ा अच्छा होता है, जल्दबाजी से युक्त होकर के कोई भी निर्णय नहीं लेता, उसकी कैपेसिटी अच्छी है, वो बहुत अच्छे तरीके से डील करता है लोगों में और गंभीरता के कारण समाज में विख्यात होता है। इतनी सारी चीज़ें। अगर विवाह करना होगा तो आपकी कुंडली के आधार पे मैं एक बात कह दूं तो जो स्थिति बनी है उसके आधार पे मिथुन राशि, वृषभ राशि और कर्क राशि के जातकों से विवाह कर सकते हैं, जातकों से विवाह किया जा सकता है। पति पूजा पाठ ही नहीं होगा, इस वजह से पहले ही विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ गुरु राहु के संपर्क में है, इस कारण से भी जीवन में नकारात्मक भावों का संचार होता है, लेकिन आपके पास आपका साहस और वो भी बहुत ही पोलाइट साहस है, मतलब वो क्रूर नहीं है, उग्र नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होकर के बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चीज़ों को करने वाला है। ये मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न वाले कभी किसी को गलत और बुरी सलाह नहीं देते, किसी के साथ भी उनका आचरण खराब नहीं होता, वो अपने काम से मतलब रखते हैं और सदैव एक जैसे व्यवहार को मेंटेन करने वाले होते हैं। गुरु तुला राशि में बैठे हैं, इस वजह से व्यापारिक नेचर रहेगा, लाभ और हानि के योग जीवन में बनेंगे। अभी गुरु आएंगे तो और भी अच्छी चीज़ों का आगमन होगा। वैसे एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में जो बात मैं समझ रहा हूं उसके आधार पे ये कुंडली 100% अच्छी हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु ये सब बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा व्यापार या सप्तम भाव 100% पूरा परिणाम देगा, उच्च के हैं। अगर मन करे तो आप अपने पसंद से भी विवाह कर सकते हैं। मंगल जन्म कुंडली में संपूर्ण है, गुरु से दृष्ट है, शनि का प्रभाव खराब नहीं होगा, नीच के होने के बाद भी थोड़ी बहुत मतभेद वो जो बनी है उसका प्रभाव आप झेल रहे हैं। पर इसका फायदा ये होगा कि चल अचल संपत्ति व्यक्ति के पास मिलती है और वो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा जानकार होता है और चीज़ों को समझने की पूरी शक्ति रखता है, इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव और इनोवेशन का उसके पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है। भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 6वें भाव में जाना आपके अधिकारों से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है।
भाग्य संघर्ष में होने के बाद भी आपको सब कुछ देने वाला है, क्योंकि भाग्य के कारक केंद्र में है। और मैं एक बात और कह दूं तो यहाँ भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र के संग बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण के योग जन्म कुंडली में छठे भाव में हैं। इस वजह से ही कई बार आपको जब शनि मंगल राहु केतु की दशाएं चलती हैं, या पाप ग्रह की दशाएं चलती हैं, या अकारक ग्रह की दशाएं चलती हैं, तो आपको थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति दशम में बैठे, इस वजह से कारोबार को डिले कर रहे हैं, और वस्तुतः यहां से बैठ करके द्वितीय भाव पे शनि को देख रहे हैं, इस वजह से पैतृक संपत्ति और पिता से सुख दे रहे हैं। हालांकि वहां पे गुरु की दृष्टि, शनि का प्रभाव आपको बहुत ही ज्यादा बैलेंस करने वाला, और धन अच्छा इकट्ठा करने में गुरु का बल बढ़ेगा। बाहरी कारोबार का आना भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। चतुर्थ भाव पे बहुत अच्छे फायदे के योग, यहां पे भी व्यक्ति के अंदर भक्ति विराजमान होती हैं। व्यक्ति को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस के बाद गीता जी का पाठ करना चाहिए, गीत गोविंद का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विषम परिस्थिति में है तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपकी राशि वृषभ है, इस पे ढैया 7.5 का कोई असर तो है नहीं। और अभी भी अगर मैं बात बता दूं तो आपकी कुंडली में कमजोर राहु की दशा बहुत ज्यादा रही है, इसने आपको बहुत पीटा है। परिस्थितियों से, परिणामों से राहु ने बहुत पीटा है, क्योंकि राहु की स्थिति मृतप्राय है, और मृतप्राय के जो राहु होंगे वो आपको आपके जीवन में विषम परिस्थिति बनाते ही हैं। क्लियर है? एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में बाकी की चीजें, जैसे जो वर्ग चार्ट मुझे दिख रहा है, वहां पे करियर का सुख निश्चित रूप से होगा। आप अपने करियर में कभी भी अपने आप को डिप्रेस फील नहीं करेंगे। अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहु की दशा है और वो कमजोर है। उस राहु के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मंगल का प्रभाव है, जो इस कुंडली के लिए पापी भाव के अधिपति हैं। पहले तो वो एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है जीवन से और देता भी नहीं है। उसके बाद आपकी कुंडली में राहु गुरु के संग बैठे हैं, तो 12वें भाव के अधिपति के संग बैठने के कारण यहाँ पे गुरु को भी बल कमजोर हो रहा है, गुरु का भी प्रभाव कमजोर हो रहा है। बाकी इस कुंडली में संतति का सुख बहुत अच्छा होगा। संतति आपसे दूर रहेगी। संतति की वाणी और संतति की सुंदरता सबको आकृष्ट करेगी। बलाबल के आधार पे इस कुंडली में अगर बात कहूं तो D27 चार्ट भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बना है। चल अचल संपत्ति और माता पिता का सुख ये कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। आप कभी पूजा लगातार करते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी चले तो लगातार चले, कभी बंद हो जाए तो बंद हो जाए। काम में इरेगुलर मत होइए, रेगुलर होइए। सफेद पुष्प का माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करिए प्रत्येक पूर्णिमा को, और अगर हो सके तो पूर्णिमा का व्रत आरंभ करिए। आप 50 लोगों के बीच में भी अपने आप को अकेले महसूस कर सकते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। और लोगों को सब कुछ देने के बाद भी अगर आपको कम मिल रहा है, इसमें भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये आपकी कुंडली ही ऐसी है देवी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एक बात और बता देता हूं, इस कुंडली में मन को शांत रख के बिना किसी से शत्रुता किए अपने प्रत्येक काम में सफलता ये कुंडली आसानी से प्राप्त कर सकती है। जैसे ही ये दशा बीतेगी, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे कारोबार हो। थोड़ा बहुत संघर्ष राहु के कारण है तो देंगे ही, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ये कुंडली डिप्रेस है या परेशान है। ये परेशान 2 कारणों से है। एक, चंद्रमा परेशान है, और दूसरा, इस कुंडली में राहु की दशा थी। बस यही बात है। शनि राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे था। अपने भोजन को चखिए, मीठी भोजन करिए, बहुत ज़्यादा तीखा, मसालेदार और बाजार का ना खाइए। अपनी वाणी को कठोर ना बनाइए। बहुत ज़्यादा शांत प्रवृत्ति को रख करके अगर आगे चलेंगे तो भगवान की कृपा सदैव ही विराजमान रहती है, क्योंकि वस्तुतः ईश्वर सावधान और सतर्क होने के साथ साथ शांत ही होते हैं। ईश्वर की प्रकृति अगर मनुष्य धारण करने लगे तो वो सदैव उनके जैसा होने लगता है। और जैसे ही हम डिमॉन्स बनते हैं, राक्षस दानव बनते हैं, तो परमात्मा हमें हमारे उस प्रभाव को कमजोर करने के लिए अवतार लेते हैं और विषम परिस्थितियों का निर्माण करने लगते हैं। इस वजह से शांत रहिए। आपकी कुंडली में गुरु ने शुक्र और बुध को देखा है। आपकी कुंडली में गुरु ने बुध को नहीं, बुध के बाद मंगल को भी देखा है। आपकी कैपेसिटी अच्छी है, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है। जितनी समझदारी से आप काम लेंगे, आपकी कुंडली उतनी आगे जाएगी। क्लियर है? दिन वार नक्षत्र के बारे में चर्चा कर दूं। आपकी कुंडली में शनिवार और शुक्रवार का दिन अच्छा होगा। शुक्र इस कुंडली के लिए राजयोग कारक होते हैं। शनि दूसरे नंबर पे अच्छे होते हैं, और बुध भी इस कुंडली के तीसरे नंबर पे अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मंगल इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं बैठे, इस वजह से कुल देवता की उपासना इस कुंडली को बहुत ज्यादा आवश्यक होगी। शुक्रवार और शनिवार के बाद इस कुंडली के लिए पश्चिम की दिशा बहुत अच्छी होगी। राशियां वृषभ और कन्या की बहुत अच्छी होंगी। मैत्री आपको करना चाहिए वृषभ और कन्या से। शत्रुता मत करिएगा मेष, सिंह और धनु वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में पश्चिम दिशा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होगी।
इतनी सारी चीजें। नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह का राशि बनना बहुत अच्छा होगा। शुभ ग्रह 2 बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। पति आपके ऊपर खर्च करेगा और वो कम से कम आपकी कुंडली में पढ़ाने वाला, बैंकिंग वाला, फिनेंस वाला, अपने व्यापार वाला, अच्छे धन वाला मालिक होगा। यहाँ गुरु अगर नीच के नहीं होते तो आपके बारे में मैं दाम्पत्य को और भी ज़्यादा अच्छा कह सकता था, क्योंकि गुरु यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे हैं। हालांकि मंगल केंद्र में है, हालांकि शनि केंद्र में होकर के शनि और गुरु का परिवर्तन, इसको मैं 90% तक अच्छा, 10% तक कमजोर कहूंगा, जिसके कारण 10% कमजोरी में वो आपको, आपके पति को पूजा पाठ में विश्वास कम, कई बार वो जैसे होता है ना कि तर्क करे, उसका दर्शन धूलमूल होता है, और कई बार आपका पेट, आपका संतान में कभी कभी आपकी संतान से कभी कभी गड़बड़ी होती है। बस यही बात है। बाकी की चीज़ें अगर ये परिवर्तन में नहीं होते, यहाँ शुक्र और चंद्रमा नहीं बैठे होते, यहाँ बुध नहीं बैठे होते, तो ये और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। अगर चतुर्थ भाव पे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती नवांश में, तो ये बात गड़बड़ होती। यहाँ द्वितीय भाव के अधिपति अगर लग्न में नहीं बैठे होते तो गड़बड़ होती। यहाँ केतु अगर बैठे हैं तो कम से कम इस भाव के अधिपति से, कम से कम मैं बात कहता हूँ कि परिवर्तन अगर शनि का नहीं होता तो ये बात गड़बड़ होती। इस वजह से इसको लेकर के बिल्कुल भी चिंतित होने की कोई बात नहीं है। कुंडली मिला करके करिएगा। विवाह अगर करना होगा, मैंने जिस राशि का नाम लिया है उसको, अगर इस कुंडली में परेशानी कब कब होगी, गुरु में शनि आएंगे तब परेशानी हो सकती है, गुरु में राहु आएंगे तब परेशानी हो सकती है, जब कभी भी गुरु में शुक्र, गुरु में बुध आएंगे तब परेशानी हो सकती है। बाकी इस कुंडली में सदैव अमावस्या के सन्निकट जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे आपको परेशानी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।